हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसी अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, या इसको ये भी कह देते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे एसी कंटेनिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर उसके कंक्लूजन्स में एक आदमी को आपको फिर भी डाउट रहा हो तो आज यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए स्टार्ट काम हमें वहीं से करना है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक एसी। एसी की वोल्टेज कितनी होती है, वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, एक इंडक्टर से। और इंडक्टर की वैल्यू क्या होती है, एल। इंडक्टर की शेप ऐसी होती है क्वाइल के रूप में। ठीक है, कैलकुलेट, दोबारा प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम वही है। सबसे पहला काम क्या था, कैलकुलेट। क्या करना है, करंट और फेज। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें, अप्लाइंग केवीएल। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाइंग क्या करेंगे, केवीएल। देखो वही काम करो इसमें, ये पॉजिटिव मानो ये नेगेटिव मानो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, कहीं से भी आप चल पड़ो, नेगेटिव से आप चल पड़े। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होती है। ठीक है, यहां पे मैं एम नहीं ले रहा हूं। ठीक है, आपने पढ़ा था ना सेल्फ इंडक्टर और म्यूचुअल इंडक्टर। एम क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि दूसरी कॉइल है ही नहीं, तो एक ही कॉइल है तो एल ले रहे हैं। ठीक है, और एल के अक्रॉस वोल्टेज अगर आपने पढ़ी हो तो ये पढ़ी थी आपने, पढ़ी है कभी, पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस का यहाँ पे कोई रोल नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस क्या करता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें देखनी है, यहाँ पे पढ़ा था आपने ये। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वोल्टेज कितनी होगी, एल डी आई बाई डी टी। क्लियर, तो नेगेटिव से हम चल रहे तो पॉजिटिव, एल डी आई बाई डी टी माइनस वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर ना ये चीज, पिछले केस में वोल्टेज क्या थी, आई आर, अब की बार वोल्टेज क्या है, एल डी आई बाई डी टी। कैपेसिटर में वोल्टेज निकालने का तरीका अलग है। ठीक है, देखो एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, वी एम साइन ओमेगा टी। डी आई लिखना चाहूं मैं केवल तो क्या है, देखो वी एम अपॉन में एल साइन ओमेगा टी और डी टी। क्या करें इसका, डी आई स्मॉल करंट है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, आई वी एम लिख लेना यहाँ पे, इंटीग्रेट वी एम अपॉन में एल, इसका इंटीग्रेशन क्या हमने, क्या बनेगा, देखो वी एम साइन का क्या होता है, माइनस कोस, ओमेगा टी अपॉन में क्या आएगा, ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा अपॉन में आ जाएगा, तो ये ओमेगा मैंने यहाँ लिख दिया, ओमेगा टी बस, और प्लस में सी। क्लियर ये चीज यहां तक, प्लस में सी का मतलब कांस्टेंट, पढ़ाया नहीं आपने। अब देखो कांस्टेंट की वैल्यू निकालते पहले। अगर पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर देखें तो पेज नंबर है, आप देख सकते हैं 237 238। अब 238 के पेज पे आप आइए और उसमें आपके पास ये लिख रखा है, ये टर्म देख रहा आप, प्लस सी द इन। अब इसमें एक पैराग्राफ लिख रखा है, वो सुनिए आप क्या है, द इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ करंट
and is time independent. ठीक है. Since the source has an EMF which oscillates metrically about zero, the current it sustains also oscillates metrically about zero, so that no constant of time independent component of current exists. Therefore integration constant is zero. अब इसका मतलब देखो, अब ये लाइन आपको दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन समझने सोचो. आप ये कह रहा है कि जब हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे ना, तो एवरेज करके देखो आप सभी का, माइनस वी एम अपॉन में एल कोस ओमेगा टी प्लस सी. एसी के अंदर एवरेज करंट कितना होता है? जीरो. कोस ओमेगा टी, मैंने आरएमएस वैल्यू में आपको बताया था, कोस टू ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती थी? जीरो. तो कोस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो प्लस सी. सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? जीरो. तो अपने पास जो आई बचा ना, आई वो कितना बचा देखो, माइनस वी एम अपॉन में एल एंड कोस ओमेगा टी. ठीक है, क्लियर ये चीज. ये स्टेप काफी जगह करवाते नहीं है, सीधा लिखवा देते हैं भाई, सी का यूज ही नहीं बताते कोई. ठीक है, लेकिन सी का अपने आप में बहुत यूज है भाई. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हमेशा आता है, आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में. जब तक लिमिट नहीं दी होती ना, तब तक आपके पास क्या आएगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और उसकी वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी. तो हमने निकाली है, सी की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो. अब वोल्टेज का फेज था साइन में, करंट का भी फेज हम चाहते हैं कि कोस को हम किस में चेंज करें? साइन में. तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो आप एक बार, कोस 90 माइनस थीटा. बताइए, ऐसा लिखता हूं. ठीक है, मतलब ऐसा लिखने का मतलब है कोस किस में चेंज होता है? साइन में. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस थीटा. कोस लिखेंगे, और फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ देखो, एक बार लाइन देखना आप ध्यान से. इसको क्या लिखा है मैंने, आप देखने पर ध्यान से. ये ओमेगा था साथ, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे तो ओमेगा था, ये मैं भूल गया. देखो एक बार आप क्या लिखा है, सुनो. कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. ठीक है, साइन थीटा का मतलब क्या है? देखो अब अगर मैं यहां से ओमेगा टी माइनस 90 कर दूं, तो एक माइनस बाहर आ गया, कोस माइनस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. बताइए, ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिखता हूँ, देखो ये, इसको मैंने ऐसे लिखा साइन. ये साइन लिख देना, क्योंकि कोस को हमने चेंज किया है साइन में. क्लियर है ना ये चीज? ये थोड़ा सा समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन थे आगे होंगे ना आराम से. मैथमेटिक्स वालों को तो बहुत आराम से आगे होंगे, लेकिन जिन्होंने 10th में पढ़ रखा है वो समझ गए होंगे भाई. इतना तो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो मैं फिजिक्स लेने का फायदा क्या है? देखो, ठीक है, ओके. तो ये रिजल्ट अपने पास आ गया. ठीक है, समझ गए? अब हमने यहां से आई भी कैलकुलेट कर लिया और ये भी कर लिया. ठीक है, अब यहां से मैं इस इक्वेशन को देखो क्या लिख सकता हूं. इस इक्वेशन को मैं ये भी लिखता हूं, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ठीक है, पिछली बार क्या था? वी एम अपॉन में आर था ना, तो आई एम लिख दिया था. अब की बार वी एम अपॉन में क्या है? ओमेगा. अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं आगे कंक्लूजन में. रिजल्ट अपना कंप्लीट हो गया. क्लियर हो गया ये चीज या नहीं? बताओ आप मुझे. बार हो गया होगा आराम से. कंक्लूजन देखें आप इसका आराम से, धीरे धीरे वही स्टेप्स. इसको मिटा नहीं रहा हूं अभी. देखो पहली बात, कंक्लूजन में फर्स्ट, पिछले केस में हमने पढ़ा था वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज. अब इसमें आप मुझे बताइए क्या लिखे हो. इसमें मैं ये लिख रहा हूं, एक बार देखिए आप, वोल्टेज लीड्स बाय करंट विद पाई बाई 2. है कि नहीं? वहां पे हम देख रहे थे आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी और वी एम साइन ओमेगा टी. लेकिन यहाँ पे आई एम जो आई है ना,
वो पाई बाय 2 से पीछे चल रहा है, माइनस है ना, तो माइनस क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। ठीक है, या आप इसको ऐसा लिखते हैं करंट लैग्स बिहाइंड, दोनों ही की बात है, और करंट लैग्स बाय वोल्टेज विद पाई बाय 2। समझ में आ गया? करंट अब वोल्टेज से कितना पीछे चल रहा है, 90 डिग्री से। या वोल्टेज करंट से कितना डिग्री चल रही है, 90 डिग्री से। बताइए क्या मुझे क्या आपको ये समझ में आया या नहीं? आ गया होगा। दूसरा फेज, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं आगे। अच्छा पहले चलो वो कर लेते हैं, उसमें पहला केस क्या लिखा, दूसरा केस क्या लिखा था, पावर फैक्टर। तो यहां पे बताइए आप मुझे पावर फैक्टर कितना होगा। पावर फैक्टर होता है cos फाई। ओमेगा टी कितना दे रखा है आपको, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। फाई कितना दे रखा है, 90। मीन्स पावर फैक्टर कितना हो गया, 0। एवरेज पावर कितनी आ जाएगी, वो भी 0 आ जाएगी। क्यों, आई आर एम एस बी आर एम एस कोस फाई 90। अब ये आपको ये चीजें लॉजिकली आपको ध्यान में रहनी चाहिए। क्वेश्चन में बहुत हुआ फिर आगे पूछ लेते हैं कि कोई प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। ठीक है, एवरेज पावर किसकी 0 होती है, किसकी नहीं होती, किस में 0 लगाना यो वो है या नहीं है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद इसी पे आते हैं, ओमेगा एल पे आएंगे। अभी पहले वो केस कर लेते हैं फोर्थ क्या था मुझे आप ये बताइए। फोर्थ अपना वेव फॉर्म्स। देखो दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, वही दिस इज वी के लिए थोड़ा छोटा करते हैं, एंड दिस इज आई के लिए। क्या डिफरेंस है बताइए। देखो V जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब जो करंट है, करंट ठीक है, वो वोल्टेज से कितना दूर है, पाई बाई 2। इसका मतलब करंट यहां से स्टार्ट होगा नीचे से। क्यों, क्योंकि माइनस है, ऐसा। समझ गया नहीं? ठीक है, बताइए क्लियर ये चीज या नहीं? डायग्राम आप देख सकते हैं बुक में, और इसमें ऐसा ही डायग्राम दे रखा है, आप देखेंगे तो ठीक है। क्लियर ये चीज? एनसीईआरटी के पेज नंबर आप इसमें देखिए, फेजर डायग्राम और वेव फॉर्म्स। ये वेव फॉर्म्स है, ये फेजर है। ठीक है, तो मैं अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ, आपको अलग अलग ये बना लेने हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए क्लियरली। समझ में क्या आया? ये 0 से है तो इसका मतलब करंट इससे पीछे चल रहा है। कितने डिग्री से पीछे चल रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये 90 यहां से स्टार्ट होगा। ये 0 था तो ये 90। क्लियर ये चीजें? वेव फॉर्म समझ में आ गई? बुक से देख के आप बना सकते हैं, या यहां से आप ये बनाने कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ अपना क्या होता था, सिंप्लीफाइड एंड फेजर डायग्राम। देखो सिंप्लीफाइड की बात करूं, 2 एक्सिस आप बना लीजिए, ये V की बना लीजिए आप। देखो इसमें Vm कैसा था, आगे की तरफ ही था। ठीक है, लेकिन वोल्टेज जब 0 से चल रही थी ना तो करंट नीचे चल रहा था। कितने डिग्री एंगल से, 90 डिग्री से था ना। अभी देखो ना, अभी पढ़ा था ना, वोल्टेज की अगर 0 लाइन है तो करंट नीचे मिलेगा आपको 90 डिग्री से, क्योंकि करंट नीचे से पिछड़ रहा है 90 डिग्री से। ठीक है, दिस इज करंट। ठीक है, अब बात करते हैं फेजर डायग्राम। ये बनाओ तो बना लेना, ये आपको सिंप्लीफाइड बना के दिखाया मैंने, ताकि आपको याद रहे इस तरह। ठीक है, आप सिंप्लीफाइड को काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए फेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फेजर देखते हैं। देखो 2 लाइन बनाई हमने, Vm तो दोबारा यहीं पे है विद एंगल ओमेगा टी है। Vm हमेशा यही रहेगा क्योंकि वो पीक वैल्यू ऊपर की। करंट मुझे बताइए आप कैसा आएगा, करंट कुछ ऐसा आएगा। आप देखो ऐसा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि वोल्टेज से करंट नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है,
विद कितने डिग्री एंगल से, 90 डिग्री से, तो ये वैल्यू आएगी आई। ठीक है, बस हो गया अपना फेजर डायग्राम। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा आएगा, आपको पता है ना क्यों छोटा आएगा, इतना ध्यान रखना। छोटा इसलिए आएगा क्योंकि इसमें भी इक्वेशन में Vm बाई ओमेगा एल है, उसमें आर था ना, तो इसमें Vm बाई ओमेगा एल। ठीक है, दिस इज Im, ठीक है, एंड दिस इज Vm। अंडरस्टैंड, अगर देखो आप अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आसान काम है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, आसान बहुत है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है। बस आपको कंटिन्यू में आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन देखी फिर 5 दिन नहीं देखी, फिर नहीं बात पड़ेगी। क्लियर ये चीज, फेजर डायग्राम समझ में आ गया। आप बुक में देखेंगे तो यही फेजर डायग्राम है इसका। ओके, अगला काम, अब इसमें एक टर्म ऐड हुई है, वो देखते हैं क्या है। उसको मैं ले रहा हूँ 7th केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ Im की वैल्यू आपके पास आई है Vm अपॉन में ओमेगा एल आई थी ना, Im की वैल्यू। इस ओमेगा एल का नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एक्स एल से। क्लियर ये चीजें, ठीक है। अगर मैं लिखूं, हाँ ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस समझ गए ना। अगर एनसीईआरटी के पेज पे आप देख रहे हैं तो 7.13 इक्वेशन में आप देखिए, ठीक है। तो जो एक्सएल होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, ओमेगा एल के बराबर। और Im जो अब लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, Vm अपॉन में एक्स एल। ठीक है, एक्स इज रिएक्टेंस, इसको रिएक्टेंस कह देते हैं। क्यों कहते हैं अब मैं बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंस देखिए इसकी क्या है। एक बहुत अच्छी चीज यहां सीखने को मिलेगी। पहली बात तो आपको ग्राफ दे देता हूं। अगर आप एक्सएल और ओमेगा का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसी में बता रहा हूं सारी चीजें। दूसरी बात, ये हो गई पहली बात, इसका पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, और ये तीसरा पार्ट देखिए क्या है। अब अगर आप ओमेगा एल की यूनिट देखेंगे, यूनिट, तो वो ओम आएगी, ओम। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। देखो पहले केस में Vm अपॉन में आर, देखो Vm अपॉन में ओमेगा एल हम Im के बराबर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अगर ओमेगा एल रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये I कैसे होता भाई। ठीक है, अगर ओमेगा एल रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये I कैसे होता। ठीक है, ये ओमेगा एल एक तरह का रेजिस्टेंस है, तभी मैंने नाम लिखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस की वजह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, रिएक्टेंस। और ओमेगा एल की जो यूनिट होगी ना वो क्या होगी, ओम होगी। बात समझ गए आप करके देख लो आप सही, ओमेगा एल की यूनिट क्या होगी, करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आएगी, ओम। ठीक है, कैसे आएगी बता देता हूं, चलो आपको देखो एक बार। ओमेगा क्या होता है, 1 अपॉन में टाइम, 2 पाई अपॉन में टी, तो टी इतना हो गया। एल क्या होता है बताइए, 5 अपॉन में आई। ठीक है, देखो आप यूनिट लिखे इसकी, क्या होती है, 5 की क्या होती है, एम। 5 की डायमेंशन क्या होती है बताइए मुझे आप। 5 की डायमेंशन होती है M1 L2 T-2 A-1, ये होती है साइड। ठीक है, देख लेना आप। और करंट की होती है, ये टाइम पीरियड हो गया, और करंट की होती है एम्पीयर। ठीक है, जब इसको ऊपर लेके आएंगे M1 L2 T-3 A-2, यही डायमेंशन आपको रेजिस्टेंस की मिलेगी। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें तो है नहीं एनसीईआरटी में तो। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना लिख रखा है, द डायमेंशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एज सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम। ठीक है, सो करंट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। समझ गए ना। ठीक है, आप किसी हेल्प बुक में देख सकते हैं, इसकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए बस। अभी मेरे एग्जैक्टली 5 की डायमेंशन याद नहीं, निकालनी पड़ेगी। ठीक है,
फाई इज इक्वल टू होता है बी ए। तो मैग्नेटिक फील्ड की और ये देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बाकी आसान से काम है, आप करके देख लेना, नहीं आए तो फिर मेरे से पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और इसी के साथ हम अब चलते हैं 7.2 पे। ये समझ में आ गई सारी चीज़ें, 3 पार्ट समझ में आ गए। पहला, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्यों कहते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस का ये होता है, रेजिस्टेंस का पार्ट होता है। दूसरा इसका ग्राफ, ठीक है। क्लियर ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ पूछ लेते हैं काफ़ी बार, क्या देखते हैं, एन इंडक्टर अलाउज डीसी फ्लो इजीली बट इट अपोजेस द फ्लो ऑफ एसी, ठीक है। जो इंडक्टिव सर्किट होता है वो क्या काम करता है, डीसी को आराम से अलाउ कर देता है, ठीक है, लेकिन एसी को क्या करता है, वो अपोज करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था कंसेप्चुअल, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए कि क्यों डीसी को अलाउ करता है, क्यों अपोज करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो फ्रीक्वेंसी के है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी को मैं जीरो कर दूं, 2 पाई नो, फ्रीक्वेंसी को अगर मैं जीरो कर दूं तो एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। तो इसमें रिएक्टेंस आएगा ही नहीं। देखो, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो, एसी की 50 होती है। एक्सएल जीरो हो गया इस केस में, तो इसका मतलब ये इसका अपोज नहीं कर पाएगा, ये आराम से फ्लो करता रहेगा डीसी के लिए। एसी में बिल्कुल अपोजिशन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर ये चीजें, ठीक है। तो बस इसमें यही करना है, ठीक है। ओके, एसी का पार्ट हम कर रहे हैं, डीसी का पार्ट हम नहीं कर रहे हैं। डीसी का मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि डीसी का अगर आपको टाइम मिलेगा ना तो बताएंगे, क्योंकि ये पिछले कई सालों से सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। और लेकिन है इंटरेस्टिंग टॉपिक वो भी डीसी वाला, लेकिन वो कभी करेंगे जब स्कूल खुलेंगे तब बता देंगे आपको, कभी फ्री टाइम में, ठीक है। ओके, क्योंकि अभी हमें सिलेबस से रिलेटेड चलना है, सिलेबस से रिलेटेड तो बिल्कुल चलना ही चलना है, वो टॉपिक हर करने हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है 7.2। अगला जो काम हमारा आज का, ये टॉपिक खत्म करने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, तीनों इसी तरह की तीनों चीज अगले केस में भी आएंगी। ओके, 7.2 ट्राई आपको वैसे खुद करना चाहिए। ये क्या रखा है, एक प्योर इंडक्टर दे रखा है, जो दे रखा है, जिसमें एल दे रखा है 25 मिली हेनरी, ठीक है। इस कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ वी दे रखा है आपको, वोल्टेज 220 वोल्ट। उसके बाद एक रखा है फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट। भाई बहुत आसान काम है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब एक्सएल 2 पाई, भाई ओमेगा एल, ओमेगा क्या लिखता हूँ मैं, 2 पाई न्यू एल, 3.14। फ्रीक्वेंसी एसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। एल दे रखा आपको मिली, कैलकुलेट इट। आईएम करंट, तो देखो आईएम होता है वीएम अपॉन में एक्सएल, ठीक है। कौन सा करंट निकालना है इसमें, ये निकालना है, ठीक है। तो आप सीधा ये निकाल दीजिए, आई इज इक्वल होता है वी अपॉन में एक्सएल, खाली ये निकाल दीजिए बस। वी अपॉन में आर, तो वी अपॉन में एक्सएल, वी 220 और एक्सएल जो ये निकाल दीजिए, बस हो गया, क्लियर, ठीक है। मैं आंसर देख लेना, 228 ये आएगा। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल की क्लास में फिर हम बढ़ेंगे कैपेसिटेंस की तरफ, ठीक है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, फिर कैपेसिटेंस, फिर हम करेंगे दो का कॉम्बिनेशन। दो कॉम्बिनेशन तो नहीं कर पाएंगे, तीनों कॉम्बिनेशन एक बार देखेंगे, फिर दो कॉम्बिनेशन आपको बता देंगे, ठीक है। क्लियर ये चीजें, तो ये चीजें आपको बस माइंड में रखनी है, ध्यान रखना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं और बहुत आसान है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है कि बस आप वैसे ही करके छोड़ दें, ठीक है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर स्टूडेंट्स।